हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोगों का 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पहले लेक्चर में हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उनकी कमियों के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर किया इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कैसे, किसने किया, कौन से प्रयोग से किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, अर्थात जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ही इस पे प्लस का चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो उस पे देखा गया कि वो माइनस का चार्ज उस पे है। जब वो ऋणावेशित है तो जाहिर सी बात है सेम मात्रा में परमाणु में धनावेश भी उपस्थित होगा, तभी तो दोनों मिलकर विद्युत उदासीन होंगे। तो इस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ही प्लस का चार्ज होगा। और इस बात का पता सबसे पहले लगाए थे सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने। किसने लगाया था? गोल्डस्टीन ने लगाया था। उन्होंने भी सेम प्रयोग किया था, विसर्जन नलिका का ही प्रयोग किया था और सबसे पहले उन्हीं ने किया था सन 1886 ईस्वी में। जे थॉमसन ने तो सन 1897 में किया था ना, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने और पता लगाया था कि परमाणु में धनावेश होता है। तब देखते हैं हम इन्होंने कौन सा प्रयोग किया, किसका खोज किया, अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटॉन की खोज हुई कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन का खोज किया से किसने था। तो प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। अब गोल्डस्टीन ने केवल और केवल परमाणु के धनावेश का पता लगाया था, उसका नाम प्रोटॉन नहीं दिए थे। वो केवल और केवल परमाणु के धनावेश का पता लगाया था। किसका पता लगाया था? धनावेश का पता लगाया था कि नहीं परमाणु पे क्या होता है, धनावेश होता है। धनावेश का पता लगाया था। और कब लगाए थे? ये लगाए थे सन 1886 ईस्वी के आसपास या सन 1886 ईस्वी। डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है पर लगभग 1886 होगा। अब देखिए इन्होंने भी प्रयोग कौन सा किया था। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था विसर्जन नलिका प्रयोग। इन्होंने प्रयोग किया था विसर्जन नलिका प्रयोग। अब विसर्जन नलिका का प्रयोग करके इन्होंने किसका पता लगाया? प्रोटॉन का पता लगाया। एक्चुअल में प्रोटॉन नाम नहीं दे पाए थे। प्रोटॉन का नाम 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन सबसे पहले परमाणु पे धनावेश का पता लगाया था गोल्डस्टीन ने। अब देखिए इन्होंने प्रयोग कैसे किया था। तो इन्होंने सबसे पहले लिया था विसर्जन नली। इन्होंने लिए थे विसर्जन नली और इस विसर्जन नली में लगाए निर्वात पंप, जिसकी सहायता से हम इसमें उपस्थित हवा की कण बाहर निकाल सके। ये हो गया निर्वात पंप। इसमें लगाए 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड, और इसको जोड़ दिए एक बाह्य बैटरी से। इसको जोड़ दिए वो एक बाह्य बैटरी से। देखिए बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, इसको बोलेगा कैथोड एनोड। और ये देखिए लगा बैटरी के माइनस टर्मिनल से, इसको बोले थे कैथोड। क्योंकि कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है और एनोड कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब देखिए जब इसका दाब कितना रखे थे? इसका दाब रखे थे 10 का घात -5 mmHg। और जो बैटरी का वोल्टेज था वो कितना था? लगभग 10,000 वोल्ट था। बैटरी का वोल्टेज कितना था? 10,000। यहाँ पे लगा देते हैं कुंजी। अभी कुंजी बंद है, अभी ओपन नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें क्या भरे थे? विसर्जन नलिका में भरते गैस भरे थे। हम भी इसमें भर देते हैं गैस। भर दिए। अब देखिए जैसे ही वोल्टेज को ओपन करेंगे, मतलब स्विच को ऑन करेंगे, तब क्या होता है? कुछ किरणें तेजी से निकलती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। उनका स्पीड क्या होता है? बहुत तेज होता है, लगभग नीली कलर की होती हैं और कैथोड से एनोड की तरफ आती हैं। उन किरणों का नाम दिया था कैथोड किरणें और बाद में जाकर उनको बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो निकल के आ गया इधर, जैसे
हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होगा ही होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जो भी पदार्थ बचेगा उस पे कैसा चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है प्लस का चार्ज आएगा। तब यहाँ पे देखा गया कि कुछ किरणें तो निकल के रहे बहुत ही तेजी के साथ, लगभग इनका स्पीड कितना था, कैथोड किरणों का स्पीड कितना था, तो कैथोड किरणों का स्पीड जो होता है वो होता है 10⁻7 से 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बहुत ही ज्यादा वेग है। तो उतने स्पीड से वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, लेकिन कुछ किरणें ऐसे भी है ना जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी, और इनको भी पता लगा गया था छिद्रित कैथोड से, मतलब ये जो कैथोड था इसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र कर दिया गया था। अब क्यों छिद्र किया गया था ये बता रहे हैं अभी आपको, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखिए जो कैथोड की प्लेट थी इसको छिद्रित कर दिया गया। अब यहाँ से इस पे लगाया गया जिंक सल्फाइड की परत, इस पे लगाया गया जिंक सल्फाइड की परत, पतली परत लगाई गई। जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है, इससे जो भी पदार्थ टकराएगा वो प्रकाश उत्पन्न करेगा। अब यहाँ से देखे थे कि जब उधर से कैथोड से एनोड की तरफ किरणें आ रही थी तो वो भी प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, लेकिन कुछ किरणें ऐसी हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं और इस छिद्र से होकर जिंक सल्फाइड के परत से टकराती हैं और वो भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ये भी देखा गया। लेकिन ये किरणें क्या होती हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये किरणें क्या होती हैं, थोड़ा भारी होती है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये किरणें थोड़ा भारी होती है। जब ये कण थोड़ा भारी होगा, अब देखिए क्या होता है कि जो भारी लोग होते हैं वो थोड़ा स्पीड उनका कम होता है, जो पतले दुबले लोग होते हैं उनका स्पीड थोड़ा तेज होता है। वैसे इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन इसमें क्या है कि जो धन किरणें हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं उनका स्पीड बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम है। और इनका स्पीड होता कितना है, तो इनका स्पीड लगभग होता है 10⁵ से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब इनका स्पीड इतना स्पीड है 10⁵ से 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि इनका स्पीड था 10⁵7 से 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत ही तेजी के साथ आती थी, लेकिन ये भारी होने के कारण इनका स्पीड कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे जाएंगे। अब देखिए जब धीरे धीरे जाती थी ना, तब ये कैथोड तक पहुंचते 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 अपना सारा एनर्जी लॉस कर देती थी और यहीं तक आके सीमित रह जाती थी। तब तो इनका पता नहीं लग पाता था, प्रूफ नहीं हो पाता था कि नहीं कुछ किरणें ऐसी हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं। तब क्या किया गया कि इनमें थोड़ा छिद्र कर दिया गया। जब छिद्र किया गया तब देखा गया कि इन छिद्र से होकर वो किरणें जाती हैं और जिंक सल्फाइड की परत से टकराती हैं और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तब यहाँ से देखा गया कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं। क्योंकि ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर जा रही हैं, इसीलिए इनको बोला गया एनोड किरणें। इनको बोला गया एनोड किरणें, क्योंकि ये किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होती हैं, इसलिए इनका स्पीड क्या होता है, कम होता है, और वो स्पीड होता है लगभग इतना होता है। अब देखिए जैसे जे थॉमसन ने निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का अनुपात, वैसे ही निकाला गया प्रोटॉन के लिए E/m का अनुपात। क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रॉन तो सारे परमाणु में सेम होते हैं, लेकिन जो धनायन होते हैं, जो धनात्मक चार्ज वाले होते हैं, उनका तो मास एक जैसा होगा नहीं। आवेश एक जैसा हो सकता है लेकिन उनका द्रव्यमान एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि गैसों की प्रकृति पे निर्भर करता है प्रोटॉनों की प्रकृति, यानी कैथोड की एनोड किरणों की प्रकृति। अलग अलग गैस लेंगे तो उनका आयन भी अलग अलग बनेगा, तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो E/m का अनुपात निकाला गया था वो सारे गैसों के लिए डिफरेंट आ रहा था, अर्थात अलग अलग आ रहा था। तब यहाँ से किसी एक परमाणु के लिए निकाला गया E/m का मान, और वो निकाला गया था हाइड्रोजन के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन में निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन और पाया जाता है एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात तो अभी करना नहीं है, क्योंकि उसको हम पहले क्लास में कवर कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम प्रोटॉन के बारे में। अब देखिए प्रोटॉन का अनुपात जो निकल गया था हाइड्रोजन के लिए E/m का मान आया था 9.98 × 10⁴ की कूलाम प्रति केजी, 9.58 सॉरी 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति केजी आया था।
सॉरी कूलम प्रति ग्राम कर दीजिए, इतना आया था। अब देखिए तो आ गया था ई बाई एम का मान, और हमको क्या मिलीगन ने क्या निकाला था, ई का मान, वो कितना आया था 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलम। अब यहाँ से निकालेंगे जब ई बटे एम का अनुपात, तब यहाँ से कितना आएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 बटे में कितना आएगा 9.58 गुणे 10 के घात 4। अब यहाँ से हम इसे कर जाएगा, ये हम चला जाएगा ऊपर, तो यम बराबर कितना आएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 और बटे में हो जाएगा 9.58 गुणे 10 के घात 4, और ये आया था लगभग 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 27 केजी। ये कितना आया था 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 27 केजी आया था। अब देखिए ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये निकल के आ गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो कितना होता है 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 27 केजी होता है। ग्राम में निकालेंगे तो यह आया था 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 24 ग्राम। ग्राम में इतना आया था, केजी में इतना आया था। तो यहां से हम निकाले थे प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो सेम होगा सारे प्रोटॉनों के लिए, लेकिन जो आयन बनेगा उसका द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। जब उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा तो सारे आयनों के लिए, सारे गैसों के लिए ई बटे एम का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि परमाणु में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को साइड में रखते हैं कुछ समय के लिए। जब प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला गया तो वो कितना आया था, वो आया था इतना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास का एंड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा प्रोटॉन की खोज किया किसने था, गोल्डस्टीन ने किया था, और गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले पता लगाया था इसमें धनावेश भी होता है। जो परमाणु होता है उसमें धनावेश भी होता है, क्योंकि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, जितनी मात्रा में ऋणावेश होगा उतने ही मात्रा में धनावेश होगा। क्योंकि ऋणावेश का पता जे थॉमसन ने लगाया था, उसी को देखते हुए गोल्डस्टीन ने परमाणु में उपस्थित धनावेश का भी पता लगाया। और वो कैसे लगाया, वो लगाए थे विसर्जन नलिका के प्रयोग द्वारा। अब विसर्जन नलिका में क्या किए थे कि एक लिए थे शीशे का ट्यूब, उसमें लगाए थे निर्वात पंप। इस निर्वात पंप की सहायता से इस ट्यूब में उपस्थित सारे हवा के कण को बाहर निकाल दिए थे और इसमें भरे थे गैस। वो कौन सा गैस भरे, हाइड्रोजन गैस भरे। अब इस विसर्जन नलिका का जो प्रेशर रखा गया, दाब रखा गया, वो रखा गया 10 के घात माइनस का 5 mm Hg, और इसको जोड़ा गया 10,000 वोल्टेज के बैटरी से। एक बात और देख लेते हैं, वो बताना भूल गए। यहाँ पे देखिए कि इन किरणों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लगाया गया 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड था जो वो था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। तब देखा गया कि जो किरणें हैं ये निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जा रही है, सारे के सारे किरणें नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित हो रही हैं। यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इन किरणों की प्रकृति कैसी है, तो धनावेशित प्रकृति है। जो कैथोड किरणें हैं इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है धनावेशित, और इसी को बाद में जाके बोला गया प्रोटॉन। इन धनावेशित किरणों को क्या बोला गया, प्रोटॉन। इनका स्पीड कितना होता है, इनका स्पीड होता है इतना, और ये धनावेशित ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती है। एनोड किरणें किधर, कैथोड किरणें किधर होती थी, वो होती थी धनावेशित प्लेट की ओर, और एनोड किरणें होती हैं ऋणावेशित प्लेट की ओर। से ये प्रूफ होता है कि कैथोड किरणों पे ऋण आवेश है और एनोड किरणों पे धन आवेश है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं कि जो निकाले थे गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए ई बटे एम का मान, वो आया था लगभग ई बटे एम का मान कितना आया था, वो आया था आपका 9.98 गुणे 10 के घात 4 कूलम प्रति किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये ज्ञात किए थे मिल्टन ने तेल गुण प्रयोग द्वारा। वो कितना निकाले थे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलम। अब यहाँ से निकालेंगे आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, तो वहां से निकल के आ गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो होता है 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 27 केजी। ग्राम में लिखना चाहे तो वो हो जाएगा 1.67 गुणे 10 के घात माइनस का 24 ग्राम। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला ही रहता है।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास को यहीं पे करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।